देखो निमसट 2025 का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो समझा रहा हूँ, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सिलेबस वगैरह सब रिवाइज करा रहा हूँ। तुम लोग पेंसिल लेके जो जो चीजें मार्क करते जाना। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो फॉर्म फिल करने के बाद तुम लोग करके पूछ सकते हो। देखो ये निमसट 2025 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, इसमें डेट और टाइम एग्जामिनेशन जो है तुम्हारी 8 जून को है और टाइम डे संडे है, टाइम 2 से 4 बजे तक है। सीबीटी होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, समझ में आ रहा है। इसमें सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो सिलेबस पहले पिछले साल था वही सिलेबस है, टाइम वही है। और एग्जाम का जो टाइम है बस 2 से 4 कर दिया, दोपहर में कर दिया, 2 घंटे का टाइम है। और 8 जून को एग्जाम है तुम्हारी। इसमें 2 एनआईटी बढ़ गए हैं इस साल, 11 एनआईटी हो गए हैं तुम्हारे और 2 ट्रिपल आईटी हो गए। इसमें एनआईटी अगरतला है, एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी तुम्हारा भोपाल हो गया, एनआईटी दिल्ली हो गया, एनआईटी जमशेदपुर हो गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी मेघालय अभी जुड़ा ही है, फिर एनआईटी पटना हो गया, एनआईटी रायपुर हो गया, एनआईटी त्रिशंपल्ली हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, ट्रिपल आईटी भोपाल और ट्रिपल आईटी बड़ोदरा। तो 2 ट्रिपल आईटी है और तुम्हारे 11 एनआईटी है। 11 एनआईटी और 2 ट्रिपल आईटी मिला के कितने कॉलेज हो गए? 13। और सीट हो गई 1285, 1205 सीटें हो गई, समझ में आ रहा है। तो जो तुम्हारे 2 एनआईटी जुड़ी, एनआईटी दिल्ली इस साल जुड़ी है, एनआईटी मेघालय से इस साल जुड़ा हुआ और ट्रिपल आईटी बड़ोदरा, ये 3 कॉलेज इस साल ऐड हुए हैं। ट्रिपल आईटी भोपाल पिछले साल ही जुड़ गया था। तो अब इसमें कंडक्टर जो है एनआईटी त्रिशंपल्ली इस बार है, त्रिची एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, पिछले बार जमशेदपुर था, इस बार त्रिची था। ये सारे नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये इनका ईमेल वेबसाइट है और नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एनआईटी एग्जाम देने के लिए 60% चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन तुम्हारा क्या होना चाहिए? 60%। तीनों साल का मिला के 60% होना चाहिए। अगर किसी का पॉइंटर सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम है 10 स्केल पे, तो 6.5 सीजीपीए चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का है और उसका परसेंटेज सिस्टम है तो 60% तीनों साल का मिला के चाहिए। अगर ईयर सिस्टम है तो, सेमेस्टर सिस्टम है तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक का एग्रीगेट 60% चाहिए। अगर सीजीपीए सिस्टम तो 6.5 सीजीपीए चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जो अपेयरिंग कैंडिडेट है तो उसका जो परसेंटेज अगर 60 नहीं भी है अभी 4 सेमेस्टर तक का या तुम्हारा सेकंड ईयर तक का, तो भी फॉर्म में अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा थर्ड ईयर, उसका ग्रेजुएशन में क्या बनना चाहिए? 60। ये जनरल ओबीसी के लिए है। अगर कोई बच्चा एससी और एसटी कैटेगरी का है, उसका एग्रीगेट 55 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55। उसमें एससी आते हैं, एसटी आती है, पीडब्ल्यूडी, ये जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 55% चाहिए। और पॉइंटर सिस्टम तो 6 सीजीपीए चाहिए। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपेयरिंग है और अभी मान लो वो जनरल ओबीसी का 60 नहीं है या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी का 55 नहीं है, तो भी फॉर्म भर सकता है, सब्जेक्ट टू जब तीनों साल कंप्लीट हो जाएंगे, थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उनका 60% बनना चाहिए। क्लियर हुआ? जनरल ओबीसी का 60% बनना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का कितना बनना चाहिए? 55। पॉइंटर है तो 6 पॉइंटर बनना चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का और जनरल कैटेगरी का 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो हम कर सकते हैं क्या, या किसी का मैथ्स बैकग्राउंड है, बीसीए है, लेकिन उसमें मैथ्स का एक ही पेपर है तो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, बीएससी हो, बीसी हो, ग्रेजुएशन में अगर एक सेमेस्टर में मैथ्स है या एक ईयर में मैथमेटिक्स है तो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन अगर मैथमेटिक्स एक ईयर में, 1 ईयर में मैथमेटिक्स है, इसमें लिखा हुआ है कि एनी यूजी प्रोग्राम, कोई भी चाहे बीकॉम भी किया, बिजनेस मैथमेटिक्स है तो भी कर सकता है। एनी यूजी प्रोग्राम मिनिमम 3 इयर्स विद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज ए 1 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट हो किसी सेमेस्टर, किसी ईयर में अगर एक सब्जेक्ट मैथ्स हो तो चाहे बीसी हो, बीकॉम वाला वो एमसी कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स वाला कर सकता है, बीएससी बीसी बीकॉम वाले कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ? तीनों सालों में किसी साल में होना चाहिए, या बी बीटेक होगा तो भी चल जाएगा, और अगर बीसीए बीएससी बीकॉम किया तो भी चल जाएगा, बट मैथमेटिक्स स्टडीज होना कंपलसरी है। क्लियर हुआ? जिसका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एक भी सेमेस्टर में नहीं है, फिर वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए मैथ्स होना कंपलसरी है। अब आते हैं सीट मैट्रिक्स में। ये सीट मैट्रिक्स है तो जो 11 एनआईटी है और 2 ट्रिपल आईटी मिला के जो टोटल सीट्स है, वो टोटल सीट है 1285, 1285 सीट हो गई। समझ में आ रहा है? ऐसे जनरल की जो टोटल सीट है 497 है। समझ में आ रहा है? ओबीसी की जो सीट्स है, जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी की जो टोटल सीट है कितनी है? सीट 27, जनरल की 497, बाकी जो रिजर्वेशन की सब सीट मिला के टोटल जो सीट है कितना है? 1285। देखो ये टेस्ट पैटर्न हो गया, तो टेस्ट पैटर्न में जो पिछले साल जो टेस्ट का पैटर्न था, सेम टेस्ट पैटर्न अभी भी वही है। तो कुछ नहीं, इसमें मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है? टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, टाइम 120 मिनट मिलेगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम मिलेगा 70 मिनट्स। ये टाइम बाउंडेड एग्जाम है, जैसे पिछले साल था टाइम बाउंडेड एग्जाम, वैसे ही है। ये मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे और 70 मिनट मिलेगा मैथ्स करने के लिए। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए 12 नंबर मिलेंगे, गलत होने में 3 नंबर कटेंगे तुम्हारे, 600 नंबर मैथ्स होगा। पहले मैथ्स अपियर होगा,
मैथ्स पहले, सबसे पहले मैथ्स से पेयर होगा, समझ में आ रहा है। स्टार्ट पेपर मैथ्स से होगा, 70 मिनट तक मैथ्स रहेगा, फिर मैथ्स डी से पेयर हो जाएगा, रीजनिंग का पेयर हो जाएगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के लिए 6 नंबर मिलेंगे, तो रीजनिंग हो गई तुम्हारी। और सही के 6 नंबर मिलेंगे, गलत के 1.5 कटेंगे, 1.5 कटेंगे। रीजनिंग के लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 30 मिनट्स। तो फर्स्ट पार्ट में मैथ्स खोलेगा पहले, पहला राउंड मैथ्स का होगा जिसमें 70 मिनट का रहेगा, एक क्वेश्चन के 12 नंबर मिलेंगे, गलत के तुम्हारे 3 नंबर कटेंगे, और टोटल मैथ्स के जो 50 क्वेश्चन 600 नंबर मैथ्स हो गया। सेकंड पार्ट रीजनिंग खुलेगा, रीजनिंग में तुम्हें 40 क्वेश्चन रहेंगे, टाइम रहेगा तुम्हारा 30 मिनट रहेगा, और सही के 6 नंबर, गलत के 1.5 नंबर कटेंगे, 240 की रीजनिंग हो गई। पार्ट थर्ड तुम्हारा जो रहेगा कॉम्बो रहेगा, पार्ट थर्ड कॉम्बो रहेगा, उसमें कंप्यूटर भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर के सही के 6 नंबर मिलेंगे, गलत के 1.5 नंबर कटेंगे। इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन आएंगे, सही के 4 नंबर मिलेंगे, गलत के 1 नंबर कटेंगे, तो 40 मार्क्स का इंग्लिश हो जाएगा और 120 मार्क्स का कंप्यूटर हो जाएगा। ये 600 240 240 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है 1/4। क्लियर हुआ? तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा जब पेपर स्टार्ट होगा 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा, 4 बजे पेपर ओवर हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, समझ में आ रहा है। 2 घंटे पेपर में 2 बजे से लेकर 3:10 तक तुम्हारा मैथ्स ओपन रहेगा, 70 मिनट मैथ्स ओपन रहेगा। जैसे 3:10 हुए तुम्हारा रीजनिंग खुल जाएगा, 3:10 से 3:40 तक तुम रीजनिंग में रहोगे 30 मिनट्स। उसके बाद तुम्हारा 3:40 से 4 बजे तक तुम्हारा कंप्यूटर और इंग्लिश ये कॉम्बो रहेगा। तो तुम्हारी मर्जी, तुम कंप्यूटर में स्विच हो सकते हो, तुम इंग्लिश में स्विच हो सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी चॉइस नहीं है, तुम्हें फर्स्ट मैथ्स करना पड़ेगा। मैथ्स आधे में छोड़ के तुम जब तक ये 3:10 टाइम नहीं होगा तुम कंप्यूटर रीजनिंग में स्विच नहीं हो पाओगे। मतलब अगर मैथ्स एक बार ओपन, शुरुआत तुम्हारा मैथ्स होगा 2 बजे से 3:10 तक मैथ्स करना पड़ेगा, स्विचिंग अलाउड नहीं है। जब तक मैथ्स के 70 मिनट पूरे नहीं हो जाते हैं तुम रीजनिंग में स्विच नहीं हो पाओगे, जब तक रीजनिंग के 30 मिनट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तुम कंप्यूटर में स्विच नहीं हो पाओगे, समझ में आ रहा है। तो मैथ्स स्टार्ट होगा, पहले मैथ्स स्टार्ट होगा, मैथ्स 2 से 3:10 तक मैथ्स में रहना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को लगा कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा मैथ्स करने के बाद मैं रीजनिंग में स्विच हो जाऊं तो अलाउड नहीं है। जब तक 2 बजे से लेकर 3:10 तक टाइम ओवर नहीं हो जाएगा तब तक मैथ्स तुम्हारा मैथ्स से स्विच होकर तुम रीजनिंग में नहीं आ सकते। 3:10 होने के बाद तुम रीजनिंग में आओगे, 3:10 से 3:40 का जब टाइम कंप्लीट होगा तो फिर तुम कंप्यूटर और इंग्लिश में आओगे। कंप्यूटर इंग्लिश में तुम्हारी चॉइस रहती है कि 20 मिनट में तुम जितना टाइम 15 मिनट कंप्यूटर को दे सकते हो, 5 मिनट इंग्लिश को दे सकते हो, 10 मिनट कंप्यूटर को 10 मिनट इंग्लिश को दे सकते हो। यहाँ तुम्हारी चॉइस है, यहाँ तुम्हारी चॉइस नहीं है। यहाँ पे तो तुम्हें 70 मिनट मैथ्स को 30 मिनट रीजनिंग को देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? उसके पहले किसी भी पोर्शन में स्विच नहीं हो पाओगे, ये ध्यान रखना। अब सिलेबस की बात करें, सिलेबस में वही है जो पिछले साल था, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें सेट थ्योरी है, और सेट थ्योरी के बाद प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के बाद अलजेब्रा है, अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद कैलकुलस है, कैलकुलस के बाद तुम्हारा वेक्टर है और ट्रिग्नोमेट्री है। समझ में आ रहा है? तो सारे वही पोर्शन है, इसमें कोई भी पोर्शन अलग है ही नहीं। और इसके बाद एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो आएंगे, तो इसमें क्वांटम वर्बल के एप्टीट्यूड के और वर्बल रीजनिंग के सारे पोर्शन है। कंप्यूटर अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो कंप्यूटर बेसिक के, डेटा प्रेजेंटेशन के हैं, समझ में आ रहा है। और जनरल इंग्लिश में सिंपल इंग्लिश है जो 5th 6th 7th क्लास की इंग्लिश रहती है, उस लेवल के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्रोफार्मा ओबीसी का है, समझ में आ रहा है। ये दे रखा है ओबीसी का प्रोफार्मा है, ये दे दिया मैंने तुम लोगों को। इसके बाद तुम्हारा प्रोफार्मा ओबीसी का अंडरटेकिंग है, तो ध्यान रखना ओबीसी के प्रोफार्मा के साथ साथ इसका अंडरटेकिंग लगाना जरूरी है। जैसे ओबीसी का प्रोफार्मा हम बनवा लेंगे, इसके साथ साथ अंडरटेकिंग लगाओगे, सिंगल पीडीएफ बनेगा दोनों का क्या बनेगा? सिंगल पीडीएफ बना के इसको अपलोड करना पड़ेगा। ओबीसी वालों को ध्यान रखना, सिग्नेचर मत भूल रहे हैं, इसमें लास्ट में सिग्नेचर है, इसको मत भूलने, गलती करना सिग्नेचर द कैंडिडेट में, डेट प्लेस में। अभी इसके आगे अगर जाए तो ये SC/ST का प्रोफार्मा है, तो ये अभी लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा। जैसे ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का जितना प्रोफार्मा है अभी लेटेस्ट बनवाना, अप्रैल भर बनवाना, तुम्हें काम आ जाएगा कि इसमें भी काउंसलिंग में। पुराना नहीं चलेगा, लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा, ध्यान रखना। चाहे ओबीसी का हो, SC/ST का पुराना बना हुआ चल जाएगा, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को लेटेस्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, ये डिसेबिलिटी का पीडब्ल्यूडी का है प्रोफार्मा, ये तुम्हें सीएमओ होना, चीफ मेडिकल ऑफिसर ही बना होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना कंपलसरी है उसके लिए। और ये ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट 2025 वाला है, लेटेस्ट अभी अप्रैल के बाद वाला, तो अप्रैल के बाद वाला बनवा लेना, चल जाएगा, पुराना नहीं चलेगा। लेटेस्ट होगा तो तुम्हें काउंसलिंग में भी काम आएगा। समझ में आ रहा है? लेटेस्ट अभी अप्रैल 2025 का बना हुआ, अप्रैल के 2025 के बाद का कोई भी डेट हो चल जाएगा। क्लियर हुआ? देखो, ये अपेयरिंग का प्रोफार्मा है। अपेयरिंग का प्रोफार्मा उन बच्चों के लिए जिनका फाइनल चल रहा है, तो जिनका फाइनल चल रहा है वो क्या करेंगे, जब तुम्हारा सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, तो जो लोग अपेयरिंग वाले हैं तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है, सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करना हुआ, थर्ड सेम फोर्थ सेम जिनका सेमेस्टर सिस्टम है, और थर्ड सेम फोर्थ सेम के साथ एक पीडीएफ और बनेगा, ये सिंगल पीडीएफ इसका, मतलब थर्ड सेम फोर्थ सेम और अपेयरिंग का पीडीएफ बना के वहां अपलोड करना है। समझ में आ रहा है? जिनका ईयर सिस्टम है तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का अपलोड करना है, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर के साथ ये अपेयरिंग का प्रोफार्मा बना हुआ अपलोड कर देना। समझ में आ रहा है?
ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि डेट इंपॉर्टेंट डेट्स में पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो प्रेस रिलीज आई थी फॉर्म की वो 16 तारीख को आई थी। ओपन डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 तारीख से फॉर्म चालू हो गया, 17 अप्रैल से। लास्ट डेट है इसकी 16 मई है लास्ट डेट इसकी। और एडिट विंडो ओपन होगी तुम्हारी 19 को, 19 मई को ओपन होगी, समझ में आ रहा है। एडिट विंडो जो क्लोज होगी वो क्या होगी 21 मई को। और तुम्हारा एबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड तुम्हारा 29 मई को आ जाएगा, 29 मई को आ जाएगा और 8 जून तक रहेगा। बट 29 मई से लेके तुम्हारा 1 या 2 जून तक निकाल लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो एग्जाम संडे को है, 8 तारीख को है, 8 जून को है, टाइम 2 से 4 है। उसके बाद जैसे एग्जाम हो जाती है तो चैलेंज ऑफ तुम्हारा चैलेंज टू मॉडल आंसर, वही तुम्हारा जैसे भी आया महाराष्ट्र का आया कि नहीं आया वैसे इसका आएगा, लेकिन इसमें 2 दिन का टाइम देता है। इसमें तो यही 12 तारीख को 10 से 12, हाँ 2 दिन दे रखा, 10, 11, 12 3 दिन रहेगा। तो तुम्हारा ये कई बार 10 तारीख को बोलता है 11 को आता है, लेकिन ये लास्ट डेट चेंज नहीं होती, ये वाली डेट तो चेंज कर देगा, वाली डेट चेंज नहीं होती है, तो 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है। तो चैलेंज ऑफ मॉडल सोल्यूशन जो आएगा, रिस्पॉन्स शीट आएगा जो तुमने भरा है और उसमें कोई क्वेश्चन गलत है तो चैलेंज करने की जो डेट है, ऑब्जेक्शन रेज करने की जो डेट है वो 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक है। 10 जून से 12 जून रहेगा ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। और डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा 27 जून को। और रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो चालू हो जाएगा, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद मतलब तुम्हारी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है 30 जून को होगी और 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक रहेगा, जिसमें 1000 रुपये फीस पर भर के चॉइस फिलिंग करोगे। फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट की जो डेट है वो 7 जुलाई रहेगी। और इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पार्शली एडमिशन फीस पेमेंट की जो डेट है वो 8 जून रहेगी, 8 जून से 11 जून रहेगी। सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की डेट रहेगी 12 तारीख 12 जुलाई। सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पार्शियल पेमेंट फीस की जो डेट है वो 14 जुलाई से 16 जुलाई तक है। थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट की और अपग्रेडेशन की जो डेट है वो 17 जुलाई है। और थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग ओनली फॉर द फ्रेश अलॉटीज एंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एडमिशन बाय द पेइंग फीस पार्शियल फीस की डेट है 18 जुलाई से 21 जुलाई तक। और जो वैकेंट अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट पूरी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आ जाके कंप्लीट हो जाएगी थर्ड राउंड में। उसके बाद भी जो सीट वैकेंट रहेगी, मान लो 50-60 सीट जो भी वैकेंट रहेगी, उसका वैकेंट का जो अनाउंसमेंट रहेगा वो रहेगा 22 जुलाई को। और उसके बाद फिर से सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग चालू होगी, इसको स्पेशल राउंड बोलते हैं। तो इसकी जैसे चॉइस फिलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में हुई वैसे चॉइस फिलिंग होगी, लेकिन इसमें एक ही राउंड होगा, मल्टीपल राउंड नहीं होंगे। वो स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा चॉइस फिलिंग 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक, समझ में आ रहा है। उसमें चॉइस फिलिंग करने के बाद स्पेशल राउंड का जो रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, वो आ जाएगा 26 जुलाई को। और 26 जुलाई के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद तुम्हें रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन एडमिशन एट द फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल एडवर्टीज, चाहे वो ऊपर वाले राउंड में या स्पेशल राउंड में जिसको भी जो कॉलेज मिला, वो रिपोर्ट करने की लास्ट डेट जो है रहेगी वो क्या रहेगी 26 जुलाई। समझ में आ रहा है, तो 26 जुलाई। और डिपेंड करता है, कई सारे कॉलेज अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेट्स देते हैं। रिपोर्टिंग एज पर इंस्टीट्यूट शेड्यूल, कोई इंस्टीट्यूट 26 जुलाई से पहले बुला सकता है, कोई बाद में बुला सकता है, लेकिन वो रिपोर्टिंग डेट के दे रखा है, अलग अलग कॉलेज पे निर्भर करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखो अब फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तुम अपने एकेडमी की वेबसाइट पे पहले गूगल में जाना, गूगल में टाइप करना jitanmisacademy.com, समझ में आ रहा है। क्योंकि डायरेक्ट तुम निमसेट की वेबसाइट ढूंढोगे तो गूगल में हजारों वेबसाइट ऐसे दिखेंगी जो निमसेट नाम से दिखेंगी, कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है हमें नहीं पता। तो गूगल में जितेंद्र मिश्रा एकेडमी, गूगल में जाना, jitanmisacademy.com खोलना, एकेडमी का वेबसाइट खुलेगा, ये होम पेज पे जाना, वेबसाइट के नोटिफिकेशन में जाना, समझ में आ रहा है। नोटिफिकेशन में गए, इसमें निमसेट में जाना, निमसेट 2025 में जाना, समझ में आ रहा है। निमसेट 2025 में जाओगे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और इस इंफॉर्मेशन के बाद तुम्हें यहाँ आएगा फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निमसेट 2025, समझ में आ रहा है। इसमें क्लिक करना, इसमें जैसे अच्छा देखो इसमें सारे प्रोफार्मा लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर निमसेट के ब्रोशर डाउनलोड करना तो यहाँ से कर लेना। ये प्रोफार्मा फॉर ओबीसी का प्रोफार्मा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ ओबीसी का प्रोफार्मा अलग कर दिया मैंने, SC/ST का अलग कर दिया प्रोफार्मा, PWD का अलग कर दिया इसमें, और EWS का अलग प्रोफार्मा है, और ये अपीयरेंस सर्टिफिकेट अलग है जो फाइनल में जिनका फाइनल चल रहा है। तो ये अलग अलग प्रोफार्मा अलग अलग मैंने लगा दिया। इससे क्या होगा, जिसको EWS की जरूरत है EWS का डाउनलोड कर लेगा, ओबीसी का तो ओबीसी डाउनलोड कर लेगा। और ये निमसेट का ब्रोशर डाउनलोड इसलिए कर लेना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें है। फिलहाल फॉर्म भरने के लिए तुम्हें फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निमसेट 2025 में क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करा तुमने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ से फॉर्म स्टार्ट है, अपने PDF भी साइड में रखना, समझ में आ रहा है। फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फॉर्म जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटीज बोर्ड आ रहा है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर निमसेट 2025 आ रहा है, लॉगिन फॉर 2025 आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है तुम्हें, वैसे हाथ का निशान बना तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ रहा है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, लॉगिन तब करना है, अभी तुम्हारा फॉर्म भरा नहीं, रजिस्टर्ड हो गए पहले, समझ में आ रहा है। लॉगिन फॉर निमसेट 2025 उनको करना है जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, बाद में कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन आ रही देखना है, एडमिट कार्ड निकालना उनके लिए है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन फॉर निमसेट 2025 में क्लिक करना है। चलो इसमें क्लिक करेंगे तो पॉपअप विंडो खुल जाएगी, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसको क्लोज कर देना तुम यहाँ पे, समझ में। क्लोज करने के बाद आगे बढ़ोगे तो फिर एक सेकंड पॉपअप विंडो आएगा, आई एग्री कर देना, समझ में आ रहा है। आई एग्री करोगे, ये जैसे ओपन हुआ
विंडो तो फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को फुल नेम रखना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, समझ में आ रहा है। यहाँ नाम जो 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से होगा तुम्हारा, डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से भरना है, और यहाँ जेंडर मेल फीमेल, समझ में आ रहा है। और मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना, समझ में आ रहा है। वो मोबाइल नंबर जो तुम्हारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी में तुम्हारा ओटीपी आएगा, पासवर्ड आएगा, और मेल पे भी ओटीपी पासवर्ड आएगा, समझ में आ रहा है। और ये नंबर तुम काउंसलिंग तक, जब तक एनआईटी अलॉट नहीं हो जाए, चेंज नहीं करना है, क्योंकि इस काउंसलिंग के दौरान भी यही मोबाइल नंबर यूज होगा। तो कंफर्म मोबाइल नंबर इसने री एंटर करने के लिए बोला, दोबारा वही मोबाइल नंबर एंटर कर देना। ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी डालोगे उसको यहाँ पे वहाँ पे एंटर करोगे, और यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करना, समझ में आ रहा है। इसके बाद ये कैप्चा कोड डालने के बाद और वेरीफाई कर देना, समझ में आ रहा है। जैसे वेरीफाई करोगे ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी डिस्प्ले हो जाएगी, समझ में आ रहा है। सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होने के बाद ये वेरिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, जो तुमने फुल नेम, तो कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर तुम्हें लग रहा है सब करेक्ट है, सब करेक्ट है, तो यहाँ पे चेकर बॉक्स में टिक कर लेना, समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या कर देना, सबमिट। जैसे सबमिट करोगे तो ये वापस से एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा, और इसमें ओके कर देना, समझ में आ रहा है। ओके करोगे, ओके करने के बाद तुम्हारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत तुम पहले तो मोबाइल से फोटो खींच लेना, समझ में आ रहा है, और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं डायरी में लिख लेना, समझ में आ रहा है। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले होगा डायरी में लिख लेना, मोबाइल से फोटो खींच लेना, समझ में आ रहा है। और ये तुम्हारा जो ईमेल आईडी में और मोबाइल में तुम्हारा पासवर्ड चला जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी चला जाएगा, और तुम्हारा पासवर्ड, जो एनआईटी वाले खुद ही पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, तो एनआईटी ने तुम्हारा जो पासवर्ड जनरेट किया और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दो चीजें तुम्हारे मोबाइल पे भी जाएगा, और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो तुमने फिल किया उस पे जाएगा, समझ में आ रहा है। वो दोनों तुम्हें मेल आईडी में तो हमेशा सेफ रहेगा, मोबाइल पे भी सुरक्षित रखना, समझ में आ रहा है। ये सब फिर वापस जाओगे, गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जाओगे, गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे। इसके बाद ये पॉपअप विंडो खुलेगा, इसमें बता रहा है कि तुम्हें फॉर्म भरने के पहले फोटो सिग्नेचर, फोटो आईडी, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास है, मार्कशीट ऑफ 12th क्लास है, या फाइनल ईयर की मार्कशीट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, इसको स्कैन करके तुम्हें रखना है। ये तुम्हें बता रहा है। साइज भी ये तुम्हारा साइज में बता देता हूँ कौन कौन से साइज का होगा। फिलहाल इसको क्लोज कर दोगे, समझ में आ रहा है। क्लोज कर दोगे, क्लोज करने के बाद ये विंडो ओपन होगी, इसमें तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर है, फुल नेम है, ये सब फिल किया हुआ है। मेन फादर नेम यहाँ फिल करना है, समझ में आ रहा है। जेंडर फिल करना है, कैटेगरी फिल करना है, समझ में आ रहा है। कैटेगरी में तुम्हारा ओपन ईडब्ल्यूएस होगा, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी अप्लाई हो इसमें फिल कर देना। इसमें एप्लीकेशन फोटो आईडी, एप्लीकेंट फोटो आईडी। अब एप्लीकेंट फोटो आईडी में क्या होगा कि इसमें इसमें वोटर आईडी दे रखा है, पासपोर्ट दे रखा है, पैन कार्ड दे रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है, फोटो और जो है पेस्टेड सेंट्रलाइज बैंक पासबुक। तो इसने बोला पासबुक भी दे रखा है, लेकिन इसमें आधार कार्ड हटा दिया है, और एनी अदर भी नहीं दे रखा है। एनी अदर देता तो चलो उसकी जगह में आधार कार्ड डाल देते। तो इसमें क्या है, वोटर आईडी भी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और बैंक पासबुक है। अब समस्या ये है कि इसमें आधार कार्ड जो सबके पास होता है वो दिया हुआ नहीं है, एनी अदर भी नहीं लिख रखा है। तो अगर किसी के पास वोटर आईडी तो वोटर आईडी सिलेक्ट करेगा, अगर नहीं है तो पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सभी के पास होता है वो। और अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा कोई सेंट्रलाइज बैंक होना चाहिए। सेंट्रलाइज बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक होना चाहिए, जैसे कि एसबीआई चल जाएगा, कैनरा बैंक चल जाएगा, समझ में आ रहा है। सेंट्रलाइज बैंक का जो जिसमें फोटो लगा हो, फोटो आईडी का मतलब उसमें फोटो लगा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसमें लिखा फोटो पेस्टेड सेंट्रलाइज बैंक पासबुक, तो फोटो पेस्टेड होना चाहिए। और पहले पेज में जहाँ फोटो पेस्ट रहता है, बैंक की सील रहती है और अकाउंट नंबर रहता है, समझ में आ रहा है। वो क्लियर उसका फोटो स्कैन करके और अपलोड कर सकते हो, लेकिन इसमें आधार कार्ड का कोई कॉलम नहीं दे रखा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपलोड करोगे तो इसमें जिसको भी सेलेक्ट करोगे या सिलेक्ट हो जाएगा, अपलोड कर दोगे। इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो देखो वोटर आईडी का आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, वोटर आईडी नंबर रहता है, पासपोर्ट का पासपोर्ट नंबर रहता है, पैन कार्ड का नंबर रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस में ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर रहता है, समझ में आ रहा है। और इसमें जो फोटो पेस्टेड सेंट्रलाइज बैंक पासबुक बोला उसमें अकाउंट नंबर रहता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ फिल कर दोगे इस पे। इसके बाद इसने बोला कि अपार आईडी बोला है। अब अपार आईडी जैसे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट नंबर बोल रखा है, तो अपार आईडी जिनका बना हुआ ठीक है, जिनका नहीं बना कोई कंपलसरी नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर जिनका अपार आईडी बना हुआ डाल देना, यहाँ पे नहीं बना है तो छोड़ देना, क्योंकि जो जहाँ स्टार वाले कॉलम है, देखो जहाँ स्टार लगा वो कंपलसरी है, जिसमें स्टार नहीं लगा वो ऑप्शनल है, वो तो भरो। अपार आईडी अगर तुम्हारा है तो भरना है, नहीं है तो छोड़ देना, समझ में आ रहा है। इसमें मैक्सिमम का अपार आईडी बना नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि है तो भर देना, नहीं है तो छोड़ दोगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी में यस नो, जिसको जो अप्लाई हो रहा है भर देना, अगर नहीं हो तो नो भरना, हो तो यस भरना। इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, बार बार समझा रहा हूँ, मोबाइल नंबर प्रॉपर भरना, क्योंकि आगे काउंसलिंग इसी मोबाइल नंबर से होगा, समझ में रहा है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो ऊपर भरा था वही ईमेल आईडी भर देना, अल्टरनेट ईमेल आईडी सेम है। एड्रेस डिटेल में तो जो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है वो भर देना, समझ में रहा है। कंप्लीट एड्रेस की डिटेल यहाँ भर देना और इसको सेव एंड प्रोसीड कर देना। सेव एंड प्रोसीड करोगे तो फिर से एक विंडो खुलेगी, ओपन होगी, ओके कर देना उसको, समझ में रहा है।
ओके करोगे तो ये एकेडमिक डिटेल आ जाएगा। इसमें एकेडमिक डिटेल में 10th क्लास की डिटेल है तुम्हारी, फिल करते जाना। 10th क्लास की डिटेल है, देखते जाना। इसमें नेम ऑफ द स्कूल, 10th का जो स्कूल था, स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, नेम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का जो नाम था, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड था तुम्हारा, ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास जब तुम जिस ईयर में पास किए थे, पासिंग ईयर डाल देना। रिजल्ट टाइप सीजीपीए था या परसेंटेज था, तो तुम्हें लग रहा है परसेंटेज सिस्टम परसेंट डाल देना, सीजीपीए तो सीजीपीए डाल देना, और परसेंटेज सीजीपीए जो भी है इसको सिलेक्ट करोगे। परसेंटेज सिस्टम चल रहा है तो परसेंटेज को सिलेक्ट करोगे, सीजीपीए चल रहा है सीजीपीए को सिलेक्ट करोगे, और जो भी परसेंटेज बना वो परसेंटेज फिल करना, सीजीपीए बना तो सीजीपीए फिल कर देना। 12th क्लास की सेम डिटेल ऐसी रहेगी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज रहेगा, नेम ऑफ द बोर्ड आएगा, ईयर ऑफ पासिंग 12th क्लास का और रिजल्ट टाइप वही रहेगा, सीजीपीए परसेंटेज जो है वो फिल कर देना। इसमें बोला फाइनल एग्जाम डिटेल, फाइनल एग्जाम डिटेल में यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स मतलब कम से कम 3 साल होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा भी हो सकता है, बीटेक वालों को 4 साल होता है, तो दोनों केस में जिनका 4 साल है बीटेक वाले वो भी और जिनका बीसी वाले वो भी यस में क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है? यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 इयर्स, तो केस में यस में टिक करेंगे। ग्रेजुएशन आपका 3 साल का ही होता है, यस में, नो में गलती स्टिक मत कर देना, किसमें करोगे? यस में। अगर कोई बीटेक वाला हो तो बोले मेरा 4 साल है, मिनिमम 3 इयर्स बोला, कम से कम 3 साल होना चाहिए, अधिक से 4 साल भी हो सकता है, तो यस में टिक करेंगे। मैथमेटिक्स स्टडीज और बोथ वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें तो सबको यस में क्लिक करना ही करना है। समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट इसमें नो में मत कर देना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कि वो बोला ही है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसमें यस में करना, नो में मत कर देना। समझ में आ रहा है? नो में करने का मतलब फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, और जिसका नहीं है ग्रेजुएशन में मैथ्स, एक सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है तो फॉर्म भी नहीं भर सकता, वो होगा वही भर सकता फॉर्म। एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, वो मैथ्स तुम्हारा बिजनेस मैथ्स भी हो सकता है, स्टडीज भी हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, ब्रिज मैथ्स हो सकता है, भले कॉमर्स वाला बच्चा हो, लेकिन मैथ्स का एक सब्जेक्ट बिजनेस मैथ्स है तो भी चल सकता है, स्टडीज तो भी चल सकता है, और बीएससी बीसी वालों को तो मैथ्स रहता ही रहता है तुम्हारा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे कोर्स जब सिलेक्ट करोगे तो बीएससी और बीए बीकॉम जो भी अप्लाई कर देना, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे जिनका बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है, और लगे कि इसमें अवेलेबल नहीं है तो बीएससी में टिक कर देना। समझ में आ रहा है? लगे बीसी में कर देना, और एनी अदर, अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा कोर्स है जिसमें मेंशन नहीं है तो एनी अदर भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो अब ये सारा फिल करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा डिग्री आ गया, डिग्री के बाद फाइनल एग्जाम स्टेटस में, फाइनल एग्जाम स्टेटस में आओगे तो इसमें अपेयरिंग और पास आउट आ रहा है। जो बच्चे फाइनल जिनका चल रहा है वो अपेयरिंग में करेंगे, और जिनका पास हो गया, पास आउट है, जो ड्रॉपर है वो पास आउट में क्लिक करेंगे। अगर पास आउट में क्लिक करोगे तो तुम्हारा जहाँ का परसेंटेज सीजीपीए वाला कॉलम खुल जाएगा, अगर अपेयरिंग में करोगे तो जो परसेंटेज रिजल्ट और सीजीपीए वाला कॉलम वो क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तुम्हारा फाइनल मार्कशीट आई नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हारा अपेयरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे पास आउट कर रहे हो तो ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, ईयर ऑफ पासिंग भर देना, और अपेयरिंग करोगे तो भी ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, तो ईयर ऑफ पासिंग में 2025 आएगा, वैसे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, नहीं तो ईयर ऑफ पासिंग 2025 भरना पड़ेगा। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी का नाम भरना पड़ेगा, जैसे डीएवी यूनिवर्सिटी वाला डीएवी भरेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम भर देना। इंस्टीट्यूट नेम, जिस कॉलेज से तुमने फाइनल ईयर चल रहा है तुम्हारा, वो कॉलेज का नाम देख लेना। कई लोग कॉलेज चेंज करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला कॉलेज में, थर्ड ईयर में लोग कॉलेज है, तो जो कॉलेज रनिंग में चल रहा है उस कॉलेज का नाम यहाँ भरना है, रनिंग में थर्ड ईयर जिस कॉलेज से चल रहा है। रिजल्ट टाइप देखना, रिजल्ट टाइप में वही सीजीपीए और परसेंटेज आएगा तुम्हारा, वो भर देना, और जितने परसेंटेज सीजीपीए भरा 3 साल का मिला के या 6 सेमेस्टर के मिला के। फिर समझना अपेयरिंग वाले कैसे रहेगा, क्योंकि 50% से 80% बच्चे अपेयरिंग वाले हैं। डिग्री में जो सेलेक्ट करोगे वही आएगा तुम्हारा, डिग्री में जो सेलेक्ट करा वो आ गया, और तुम्हारा एग्जाम स्टेटस में क्या जाएगा? अपेयरिंग। पास आउट वालों को पास आउट होएगा, पासिंग ईयर वो बाय डिफॉल्ट 2025 लेगा, नहीं तो 2025 टाइप का ड्रैग डाउन करोगे 2025 ले लेगा, ये 2025 ड्रैग डाउन करके फिल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जो अपेयरिंग है वो 2025 में ही पास आउट होंगे तुम्हारे, ठीक है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी का नाम है वहां भरना, और इंस्टीट्यूट नेम, बस इंस्टीट्यूट नेम तक खुलेगा, रिजल्ट टाइप और परसेंटेज सीजीपीए नहीं खुलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा अभी 6 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है जिनके अपेयरिंग वालों का, ये 2 कॉलम ब्लॉक हो जाएंगे, नहीं खुलेंगे, लेकिन जिनका पास आउट है वो 2 कॉलम भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है कॉलम अपेयरिंग वालों के हिसाब से है। समझ में आ रहा है? फिल क्या हुआ, बस इंस्टीट्यूट नेम तक आएगा, वहां तक भरना है तुम्हें। क्लियर हुआ? चलो फिर ये विंडो ओपन होगी, इस विंडो में ओके कर देना। समझ में आ रहा है? इसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आएगा, सेंटर आएगा, इसको बहुत सोच समझ के भरना। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड में क्या है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द फोटो। पहले क्या करना है, तुम्हारा फोटो, तुम्हारा सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से कर लेना। समझ में आ रहा है? रनिंग हैंड राइटिंग सिग्नेचर करना, जो सिग्नेचर तुम एनआईटी के एग्जाम हॉल में करने वाले हो। फोटो तुम्हारा लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, तो फोटो स्कैन करके, सिग्नेचर स्कैन करके, सिग्नेचर ब्लैक पेन से स्कैन करके, फोटो स्कैन करके, फोटो की जो साइज है वो साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर की साइज क्या होना चाहिए, सब मैं बता रहा हूँ। और तुम्हारा 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट को पहले सेल्फ एटेस्ट कर लेना। पहले ओरिजिनल मार्कशीट की क्या करना, फोटोकॉपी, ओरिजिनल मार्कशीट की फोटोकॉपी कर लेना। फोटोकॉपी को क्या करना, सेल्फ एटेस्ट कर लेना, सिग्नेचर कर लेना तुम्हारा। सेल्फ एटेस्ट मतलब होता है खुद का सिग्नेचर करना। समझ में आ रहा है?
10th क्लास की मार्कशीट में सिग्नेचर करके फिर स्कैन करना। 12th की मार्कशीट का सिग्नेचर ओरिजिनल में सिग्नेचर मत करना, फोटोकॉपी में करना। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल मार्कशीट में सिग्नेचर नहीं करना, पहले उसको ओरिजिनल की फोटोकॉपी कराना, सिग्नेचर करना, देन स्कैन करना। समझ में आ रहा है? 10th की उसमें 10th क्लास की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट जहां तक तुम्हारा आ गया है। अपेयरिंग वालों को 4th सेमेस्टर तक अपलोड करना है और जो पास आउट हो चुके हैं उनको 6th सेमेस्टर तक अपलोड करना। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ सेम। ईयर सिस्टम चल रहा है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। समझ में आ गया? वो अपलोड करना है और अपलोड करने के पहले सेल्फ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? चलो, इसमें जो साइज है तुम्हारा, साइज नीचे दिया होगा, पहले मैं साइज दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फोटो सिग्नेचर, फोटो आईडी, फोटो एंड फोटो आईडी शुड बी इन जेपीजी। जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। साइज 50 केबी होगा, ये मैक्सिमम साइज कितना होगा? 80 केबी। और तुम्हारा जो मार्कशीट की ऑल मार्कशीट शुड बी इन द पीडीएफ फॉर्मेट। मार्कशीट जितनी भी रहेंगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगी तुम्हारे। उसकी साइज क्या होगी? 1 MB। 1 MB ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर, फोटो और फोटो आईडी, ये तीन की जो साइज होगी वो कितना? 50 से 80 केबी की होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, अपलोड योर स्कैन कॉपी ऑफ फोटो आईडी, जो फोटो आईडी तुमने सेलेक्ट किया उसको अपलोड कर दिया। और इसमें अपलोड योर क्लास 10th क्लास मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड किया। और ये 10th क्लास की मार्कशीट 1 MB तक जा सकती है। स्कैन कर लेना, पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सिग्नेचर कर लेना। समझ में आ रहा है? फोटो अपलोड योर 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना है। अपलोड योर फर्स्ट ईयर मार्कशीट। अब यहाँ ध्यान से समझना, जब फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करोगे तो जिनका सेमेस्टर सिस्टम है वो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम को सिंगल पीडीएफ बनाएंगे। फर्स्ट सेम की मार्कशीट अपलोड करेंगे, पहले फर्स्ट सेम की मार्कशीट स्कैन करेंगे। फर्स्ट सेम की मार्कशीट स्कैन कर लिया, सेकंड सेम की स्कैन कर लिया, वो दोनों स्कैन को एक सिंगल पीडीएफ बनाना। क्या बनाना? सिंगल पीडीएफ। क्योंकि फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेम और सेकंड सेम जिनका सेमेस्टर सिस्टम है, और उसकी साइज जो है 1 MB से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की मार्कशीट को स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ बनाओगे और फर्स्ट ईयर वाले कॉलम में अपलोड करोगे। समझ में आ रहा है? इसमें अपलोड करोगे। लेकिन जिनका ईयर सिस्टम है उनके तो ये फर्स्ट ईयर की एक ही सिंगल होगी, वो अपलोड कर देंगे। जिनका इसमें बोला अपलोड योर सेकंड ईयर मार्कशीट, जिनका ईयर सिस्टम है सिर्फ सेकंड ईयर की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। लेकिन जिनका सेमेस्टर सिस्टम वो थर्ड सेम और फोर्थ सेम की मार्कशीट को अलग अलग स्कैन करके सिंगल पीडीएफ बनाएंगे। और पीडीएफ बनाने के बाद इसकी साइज 1 MB ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंगल पीडीएफ यहाँ अपलोड करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन रुको, यहाँ पे जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, अपेयरिंग है, वो क्या करेंगे कि जब सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो थर्ड सेम और फोर्थ सेम प्लस अपेयरिंग। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ईयर में तो क्या करेंगे, वो फर्स्ट सेम सेकंड सेम का अपलोड कर देंगे यहाँ पे। और जहां सेकंड ईयर में अपलोड करेंगे तो तीन चीजें अपलोड करेंगे। एक तुम्हारा थर्ड सेम, दूसरा क्या? फोर्थ सेम। और थर्ड सेम का स्कैन अलग कर लेना, फोर्थ सेम का स्कैन कर लेना, और एपिंग सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट बताया उसको अलग स्कैन कर लेना। तीनों का एक सिंगल पीडीएफ बनेगा जिसमें थर्ड सेम रहेगा, फोर्थ सेम और अपेयरिंग। तो वो इंडिकेट करेगा जो कैंडिडेट है अपेयरिंग कैंडिडेट है, इसलिए इसने ये मार्कशीट जो अपेयरिंग का अपलोड करा है। समझ में आ रहा है? अब जिनका पास आउट है, ड्रॉपर है, वो फर्स्ट ईयर में मैं फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, या सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम का कर देना। सेकंड ईयर में ईयर सिस्टम तो सेकंड ईयर की मार्कशीट, या सेमेस्टर सिस्टम है तो थर्ड सेम और फोर्थ सेम। और थर्ड ईयर में जिनका ईयर सिस्टम है थर्ड ईयर कर देना, या सेमेस्टर है तो फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम। समझ में आ रहा है? अपलोड कर देना। क्लियर हुआ? फिर अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसमें ओबीसी वाले ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ओबीसी वाले ध्यान रखेंगे, ओबीसी वालों को जो ओबीसी का जो फॉर्मेट बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओबीसी जो लेटेस्ट ओबीसी वाला बनेगा, जो तुम्हें काउंसिल में काम भी आएगा, अभी 2025 का बनेगा अप्रैल के बाद वाला वो, और उसमें एक अंडरटेकिंग दिया है। अंडरटेकिंग दिया है, अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट। तो ओबीसी वाले ओबीसी जो तुम्हारा बन के आएगा, कलेक्ट्रेट से बन के आएगा, प्लस जो तुम्हारा अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट है उसको सिंगल पीडीएफ बनाओगे। जो कलेक्ट्रेट से बन के आएगा वो, प्लस जो तुम डिक्लेरेशन दे रहे हो, समझ में आ रहा है, वो उसको फिल करने के बाद एक सिंगल पीडीएफ बनाओगे। मतलब ओबीसी वाले धारक का दो चीजें का सिंगल पीडीएफ बनेगा, एक तुम्हारा कलेक्टेड वाला, एक तुम्हारा सेल्फ डिक्लेरेशन। सिंगल पीडीएफ बनाओगे और यहाँ पे अपलोड करोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ अपलोड करोगे योर अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है? कैटेगरी सर्टिफिकेट बोला ना, अपलोड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। समझ में आ रहा है? अगर कोई बच्चा ऐसा है कि ईडब्ल्यूएस वाला है तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सिंगल जो कलेक्टेड से बन के आएगा ईडब्ल्यूएस वो अपलोड करोगे। समझ में आ रहा है? कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है उसको भी क्वेश्चन होता है, सर मैं क्या करूं, जनरल कैटेगरी वालों को कुछ भी अपलोड नहीं करना है, वो कॉलम आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? आएगा नहीं। जनरल अगर ओपन कैटेगरी भरोगे तो कॉलम आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और आए जनरल वालों को कुछ भी अपलोड नहीं करना, पर जनरल है लेकिन ईडब्ल्यूएस है, जनरल वाला ईडब्ल्यूएस भी तो हो सकता है। तो जनरल अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्लेम करता है तो ईडब्ल्यूएस वाला अपलोड करना पड़ेगा। और अगर एससी है तो एससी, एसटी तो एसटी, बीडब्ल्यूडी तो पीडब्ल्यूडी। समझ में आ रहा है? और जो भी कैटेगरी को क्लेम करना चाहता है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। क्लियर हुआ? पेमेंट डिटेल, इसमें पेमेंट डिटेल में 2500 है जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी भी और पीडब्ल्यूडी के लिए 1250 रुपए। समझ में आ रहा है? तो ये 2500 रुपए है जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1250 रुपए है फॉर्म का। और इसमें ये सब भरने के बाद तुम्हें डिक्लेरेशन में जाओगे और यहाँ पे
टिक करोगे, टिक करने के बाद कैप्चा कोड डालोगे इसमें और कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर दोगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास एक ऑप्शन प्रीव्यू देखने का है, प्रीव्यू देख लेना फॉर्म का, यहाँ पे बटन दबाओगे तो प्रीव्यू हो जाएगा, तो पूरा भरा हुआ फॉर्म तुम्हें डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आ रहा है? भरा हुआ फॉर्म डिस्प्ले हो जाए, प्रीव्यू देख लेना, तुम्हें लगे कि प्रीव्यू में कोई मिस्टेक है तो सबमिट मत करना, बैक में चले जाना, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेना। समझ में आ रहा है? जब तुम्हारा प्रीव्यू पूरा ओके है, सब कुछ ओके है, तो तुम सबमिट कर देना। अगर तुम्हें लगे प्रीव्यू में यहाँ गलती है तो बैक चले जाना, तो जहाँ वो ऑप्शन में जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट है, करेक्ट करने के बाद वापस से प्रीव्यू देख लेना, प्रीव्यू करेक्ट है तो क्या कर देना, सबमिट। चलो, जैसे फॉर्म सबमिट करा तो ये पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको ओके कर देना तुम। ओके करने के बाद तुम्हारा ये पूरा फॉर्म फाइल सबमिट हो गया और यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट वाले ऑप्शन। इसमें तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें सुविधाजनक रहे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना, नेट बैंकिंग से करना है, यूपीआई से करना है, क्यूआर कोड स्कैन करके करना है, जो भी है पेमेंट कर लिया। पेमेंट करने के बाद जो तुम्हारा ये इंस्ट्रक्शन आएगा कि तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, क्लोज कर देना। और क्लोज करने के बाद ये तुम्हारा पूरा भरा हुआ फॉर्म दिख जाएगा। जब तुम्हारा पूरा भरा हुआ फॉर्म दिख जाए तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, दिख रहा है प्रिंट का ऑप्शन? ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो पूरे भरे हुए फॉर्म का प्रिंट ले लेना।